नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर डी गोयल न्यू उड़ान क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। तो एक सब्जेक्ट है आपके वेटनरी एक्सटेंशन। ओके, तो हम जो है अब वेटनरी एक्सटेंशन पढ़ेंगे। एलएसए के पेपर में 2016 और 18 का पेपर मैंने सॉल्व कराया ही था, आपने देखा था। उसमें एक्सटेंशन के लगभग 6 से 7 क्वेश्चन जो है वो एक्सटेंशन से आते हैं। अब एक्सटेंशन के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उससे पहले एक्सटेंशन क्या है उसके बारे में हम देखेंगे कि आखिर जरूरत कहां पड़ गई कि एक नया सब्जेक्ट जो है एक्सटेंशन, इसकी जरूरत आखिर पड़ी कहां। ओके, इसका हिंदी में नाम होता है प्रसार शिक्षा। देखिए क्यों जरूरत पड़ी, पहली चीज तो ये फोकस करते हैं कि क्यों जरूरत पड़ी। देखिए आपको ये चीज पता है कि ग्रामीण जो जनसंख्या है, या फिर अपन जब बात करते हैं ग्रामीणों की, ओके, गांवों की जब हम बात करते हैं तो गांवों में अभी भी वही परंपरागत तकनीकें जो है या पुरानी तकनीकें जो है उपयोग ली जाती है। पुरानी तकनीकें इन द सेंस यहां पर क्या है, जैसे कि हल जोतने के लिए या फिर तो गायों का उपयोग लिया जाता है, या इंसान या फार्मर जो किसान होता है वो खुद ही हल जोत लेता है, या फिर यदि हम बात करें कि बीज जो होते हैं जो वो बोने के लिए बीज उपयोग में लेते हैं, वो एक उन्नत क्वालिटी या फिर अच्छी किस्म के ना होकर के एक खराब किस्म के होते हैं, या फिर वो जो नवीन तकनीकें या फिर नवीन तरह के जो बीज आए हैं अभी उस तरह के नहीं होते हैं। अथवा हम ये कह सकते हैं कि खाद बीज जो है उनको जिस तरह से मिलनी चाहिए उस तरह से नहीं मिल पाती। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि पुरानी तकनीकें जो है, हो सकता है कि पुरानी तकनीकें जो है उस समय में बेहतर रही हो, लेकिन इस नवीन जमाने में, इस नए जमाने में जो वो पुरानी तकनीकें हैं उसका उपयोग ना करके यदि नई तकनीकों का उपयोग किया जाए तो किसानों को उन्नत और इसके अलावा समृद्ध किया जा सकता है। तो इसी उद्देश्य को लेकर के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने सबसे पहले इस पर रिसर्च स्टार्ट की। किसने स्टार्ट की? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय भाई? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने सबसे पहले इस पर रिसर्च स्टार्ट की। और देखिए क्या रिसर्च स्टार्ट की। ओके, तो इस चीज को समझिएगा कि किसानों को कहां दिक्कत आती है और कहां नहीं आती है, इस चीज को समझिएगा। देखिए किसान जो होता है ये अर्थव्यवस्था में कमजोर होता है। क्यों? इसको समझिए। ओके, इसका कारण देखिए क्या क्या है। मैंने आपको क्या बताया था, एक तो पौराणिक तकनीकें। पहली चीज मैंने क्या बताई आपको कि पौराणिक तकनीकें जो है वो उपयोग करता है। ओके, दूसरा हो गया कि भाई शिक्षा की कमी। अब ऐसा तो है नहीं किसानों के पास में, यदि हम गांव में जाएं तो गांव में क्या है, उनको बताने वाले कौन होते हैं? सेठ, जमींदार, साहूकार। और वो क्या करते हैं? अपना फायदा देखते हैं। ओके, तो उनके पास में, किसानों के पास में कोई नॉलेज तो होता नहीं, क्योंकि उनके पास अगर नॉलेज आ गया तो जो साहूकार है या जो जमींदार है वो क्या करेंगे? ओके, तो वो क्या करते हैं कि वो उनको नॉलेज वाली चीजें तो देते ही नहीं है। ओके, तो ये भी है कि उनके पास में सबसे बड़ी चीज की शिक्षा की जो है वो कमी रहती है। ओके, तीसरी चीज देखिए, महंगी ब्याज दरें। महंगी ब्याज दरें, उनको पता ही नहीं होता कि बैंक जो है या सरकार जो है वो किसानों को जो है वो बढ़िया छूट के साथ में, अच्छे से अच्छी कम ब्याज दर में और कई सारी स्कीम्स ला रही है, उसके बारे में भी उनको पता नहीं होता। क्यों? क्योंकि साहूकारों का वर्चस्व जो होता है वो ज्यादा रहता है। साहूकारों का वर्चस्व जो होता है वो ज्यादा रहता है। और पांचवी चीज है कि शहरी क्षेत्र से दूरी, शहरी क्षेत्र से दूरी। यहां पर ग्रामीणों का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये चीज है कि वो शहरी क्षेत्र से क्या होते हैं? दूर होते हैं, इसलिए उन्हें नवीन तकनीकों का पता ही नहीं होता। ओके, वो ऐसा ही पानी पी रहे हैं जैसा फ्लोरोसिस, उसमें चाहे फ्लोरीन ज्यादा हो, चाहे कीटनाशक ज्यादा हो, या फिर खरपतवार कोई अच्छी किस्म की मिल रही है तो दुकानों पे वो जाते नहीं है। मैं आपको एक सीधी सी कहानी बताता हूं। एक छोटा सा गांव है, उसमें एक ही खाद बीज की दुकान है।
अब वो अपने हिसाब से रेट तय करेगा और अपने हिसाब से जो किस्म उसको लानी है वो किस्म की जो है वो खाद बीज लाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, क्योंकि किसान शहरी क्षेत्र से तो इतना जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज सही नहीं है। जब इन सब पर रिसर्च किया गया, ओके, तो वहां पर जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के कुछ शोधकर्ता थे, कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि भाई कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि जो ये शिक्षा होती है, इनको जो ग्रामीणों को शिक्षा दी जानी होती है, ये शिक्षा जो है वो उनको मिल सके। ओके, उन सब चीजों के मिलने के लिए, उन शिक्षा को देने के लिए एक नई शिक्षा का उद्भव हुआ, और वो शिक्षा जो है वो कौन सी शिक्षा है? प्रसार शिक्षा। 1875 में सबसे पहले प्रसार शिक्षा का उद्भव हुआ, और प्रसार शिक्षा का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य सुन लीजिए कि उद्देश्य क्या था। प्रसार शिक्षा का देखिए उद्देश्य क्या था कि प्रयोगशाला, क्या था? प्रयोगशाला तथा विश्वविद्यालय, प्रयोगशाला तथा विश्वविद्यालयों द्वारा खोजी गई नवीन तथा उत्कृष्ट तकनीकों को किसानों अथवा ग्रामीणों तक पहुंचाना। ओके, और यही चीज क्या कहलाती है? प्रसार शिक्षा कहलाती है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन मैंने बता दी कि जो प्रयोगशाला में नवीन तकनीकों का उद्भव हुआ है, उनको किसानों तक, ग्रामीणों तक पहुंचा करके उनको समर्थ बनाना, उनके व्यवहार में और उनके तौर तरीकों में चेंज करना ही क्या है? यहां पर प्रसार शिक्षा है। ओके, तो यही प्रसार शिक्षा है, और इस चीज को आपको दिमाग में डालना है कि क्या है प्रसार शिक्षा, और दूसरी चीज, इनको क्यों जरूरत पड़ी प्रसार शिक्षा की। ओके, तो ये चीज आपके डेफिनेशन आपके दिमाग में अब क्लियर हो जानी चाहिए कि नवीन तकनीकें, नई नई चीजें हैं भाई। ठीक है, अब एक एग्जांपल इसका मैं दे देता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि पुराना कोई बीज था, ओके, जिसमें प्रोटीन की मात्रा कम थी या फिर बहुत ही एक लो क्वालिटी का था, अगर उससे मान लो कुछ दाल या किसी की फसलें जो है वो उगाई जाती है, ओके, और उसमें जो है वो इतना कीटनाशक तरह की जो प्रवृत्ति होती है, या फिर उसमें जो खरपतवार नाशी वाली प्रवृत्ति होती है, वो अगर नहीं है, तो फिर उस बीज का कोई मतलब ही नहीं है। ओके, तो ऐसे बीजों को या ऐसी शिक्षा को उन ग्रामीणों तक, उन लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, ये जो शिक्षा होती है, यही क्या कहलाती है? प्रसार शिक्षा कहलाती है। ओके, तो प्रसार शिक्षा के बारे में सबसे पहले जो अपन बात करेंगे, वो बात करेंगे जॉन पुल लीजन। ओके, जॉन पुल लीजन, जिसको क्या बोलते हैं? देखो, फादर ऑफ एक्सटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फादर ऑफ एक्सटेंशन। और इसके अनुसार देखिए क्या है कि विद्यालय या फिर स्कूल के बाहर दी जाने वाली शिक्षा, क्या बोल रहे हैं बताओ? देखो कि विद्यालय या जो स्कूल होता है, इसके बाहर क्षेत्रीय अनुभव के लिए, ओके, वृद्धों तथा युवाओं को दी जाने वाली शिक्षा जो है, वही क्या है? मतलब सिंपल सी चीज क्या है भाई कि स्कूल में तो क्या है, पढ़ाते क्या है कि हिस्ट्री पढ़ा दी, साइंस पढ़ा दी, वो पढ़ा दी, ये पढ़ा दिया, लेकिन क्या इससे किसानों का कुछ हो रहा है क्या? क्या ग्रामीणों का कुछ फायदा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो ऐसी शिक्षा का उद्भव किया जाए जिससे स्कूल के बाहर, जरूरी नहीं है बच्चों को दे, बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, सबको शिक्षा देना, यही जो थी वो प्रसार शिक्षा है। मैं आपको दे रहा हूं एजुकेशन, ये प्रसार शिक्षा नहीं है। प्रसार शिक्षा वो है जो किसानों को उनकी व्यवस्था, उनके व्यवहार और उनकी अर्थव्यवस्था जो होती है वो सुधारने के लिए दी जाती है। ओके, इस लाइनों पे ध्यान रखना, अपने आप एक्सटेंशन दिमाग में आती रहेगी। तो क्या बताया भाई इसने? ओके, कि युवाओं तथा वृद्धों को
स्कूल के बाहर दी जाने वाली शिक्षा जो है वो क्या कहलाती है? सिंपल सा एक्सटेंशन कहलाती है, प्रसार शिक्षा कहलाती है। बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है कि स्कूल के बाहर उनको युवाओं को, क्षेत्रीय युवाओं या वर्गों को स्कूल के बाहर दी जाने वाली जो शिक्षा है वो क्या कहलाएगी? एक्सटेंशन एजुकेशन कहलाएगी। ओके, इसके अलावा और भी जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ डेफिनेशन दी थी उनके बारे में अपन देख लेते हैं। जैसे कि एक और साइंटिस्ट है LD कैल्से और CC हियन। ओके, इनके अकॉर्डिंग देखिए क्या डेफिनेशन है। इनके अकॉर्डिंग देखिए सेम वही डेफिनेशन है कि स्कूल के बाहर दी जाने वाली शिक्षा जो मनुष्य के विकास में सहायक है। भाई डेफिनेशन वही है कि विकास में, मतलब सिर्फ जरूरी नहीं है कि एजुकेशन वाला, नहीं, इसमें बोला कि मानव का विकास कैसे हो सकता है, इस बारे में जो दी जाने वाली शिक्षा होती है वो क्या होती है? एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन यानी प्रसार शिक्षा होती है। ये भी एक डेफिनेशन है। अगली एक डेफिनेशन जो है HW बार्ट, इसने भी क्या दिया? इसी तरह की डेफिनेशन है। इसने ये बताया कि ग्रामीणों के विकास के लिए, जैसे इसने बताया इससे पहले कि मनुष्य के विकास के लिए, चीजें वही है। ये साइंटिस्ट के अलग अलग नाम में पूछेंगे नहीं, लेकिन याद जरूर रखना है आपको कि ग्रामीणों के विकास के लिए दी जाने वाली शिक्षा, ग्रामीणों के विकास के लिए दी जाने वाली शिक्षा जो है वो क्या कहलाएगी? एक्सटेंशन एजुकेशन या प्रसार शिक्षा कहलाती है। तो भाई अगर फॉरेनर वाले इतनी अच्छी अच्छी परिभाषाएं दे रहे थे तो फिर इंडियंस तो कम थे नहीं, ठीक है। और बहुत ही अच्छे अच्छे जो हमारे कह सकते हैं लेखक हुए हैं इंडिया के, उन्होंने भी अपनी प्रसार शिक्षा या शिक्षा के बारे में जो है अपनी कुछ डेफिनेशन या परिभाषा दे दी। उसको भी याद रख लेना तुम कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था भाई शिक्षा जो है वो आत्मा की संतुष्टि है। ओके, उन्होंने क्या कहा कि शिक्षा जो है वो क्या है? आत्मा की संतुष्टि। RN टैगोर, नाम जानते हो ना? RN टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, इनके अकॉर्डिंग क्या है कि शिक्षा जो होती है वो क्या है? आत्मा की संतुष्टि है, आत्मा की संतुष्टि है। ये किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर जो है, इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी शिक्षा के बारे में कि आत्मा की संतुष्टि ही क्या है? शिक्षा है। ओके, अगला एक और देखते हैं अपन। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा, इनका सुन लीजिए, बहुत ही अच्छी चीज इन्होंने कही थी। स्वामी विवेकानंद जी का जो शिक्षा के बारे में राय थी वो सुनिए कि मनुष्य जो होता है वो अपने आप में सभी शक्तियों से निपुण होता है। मनुष्य जो होता है वो अपनी सभी शक्तियों से निपुण होता है, लेकिन इसको जागृत करना, उसके खुद के मन में इस चीज को जागृत करना ही जो है, उसके लिए जो चीज आवश्यक है वो है शिक्षा। मतलब शिक्षा वो चीज है जो अपने अंदर की जो शक्तियां होती है उनको जागृत कर सकती है। तो इनके अनुसार देखिए क्या है कि शिक्षा मनुष्य के अंदर छुपी हुई शक्तियों को जागृत करने के लिए आवश्यक है। तो ये तो हो गई भाई डेफिनेशन। क्यों पढ़ना जरूरी था?
क्योंकि आपके सिलेबस में इनकी डेफिनेशंस दी हुई थी, तो मैंने आपको बता दिया मोटा मोटा आपको क्या समझ में आया कि शिक्षा भाई जरूरी है, ठीक है। क्यों जरूरी है कि विकास हो सके, ये जरूरी है। लेकिन अब अपना जो मेन टॉपिक है वो है किसानों का विकास। अपन तो पशुपालन का देख रहे हैं ना, ठीक है। तो फिर अपन देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। क्या देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट? प्रसार शिक्षा का पशुपालन में महत्व। अपन को तो यही देखना है कि पशुपालन में क्या महत्व है। ओके, तो देखिए, अब मैंने जो पहले वाले पॉइंट बताए थे उसी को ही वापस दोहराऊंगा कि आखिर इस शिक्षा का पशुपालन में क्या महत्व रहा। ओके, अगर एक्सटेंशन एजुकेशन यानी कि प्रसार शिक्षा किसानों को दी जा रही है तो इससे किसानों का कैसे फायदा होगा। तो देखिए इसका कैसे योगदान होता है कि ग्रामीणों का महत्वपूर्ण आय का जो स्रोत होता है वो क्या होता है? पशुपालन होता है। यह आपको सबको पता है कि ग्रामीण जो होते हैं इनका महत्वपूर्ण जो स्रोत होता है, ठीक है, खाना पीना जो है वो रोटी बाटी जो है वो सब कहां से आता है? पशुपालन से। तो आप क्या करो कि पशुपालन को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए कुछ ऐसी शिक्षा दो। अब पशुपालन में कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, देखिए क्या पॉइंट हो जाएगा कि पशुओं को संतुलित आहार देना। बिल्कुल, अगर संतुलित आहार देंगे तो फिर क्या होगा? अपने आप से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी पशुओं की, क्योंकि उत्पादकता जो होगी वो बढ़ जाएगी अगर संतुलित आहार देंगे। तो होता क्या है कि पशुओं को कुछ भी डाल देते हैं, घर का बचा हुआ खाना भी डाल दिया, ये डाल दिया, वो डाल दिया। संतुलित आहार का मतलब होता है कि जो चीज आवश्यक है वही दे। ओके, इसके अलावा पशुओं में हरे चारे, पशुओं में या पशुओं के लिए हरे चारे, इसके लिए आप यहां पे क्या लिख देना, के लिए हरे चारे की उपयोगिता को बता देना कि भाई कितना जरूरी है हरा चारा। ठीक है, आपने देखा होगा कि हरा चारा जो होता है, मौसम आता है तब तो हरा चारा खूब दे देते हैं, लेकिन बाद में क्या कर देते हैं, खाली सूखा सूखा देते हैं। ठीक है, तो ये भी बताना कि हरा चारा क्यों जरूरी है, पूरे साल जो है वो देना चाहिए। ओके, तो वो क्यों जरूरी है, ये चीजें जो है ये किस जो शिक्षा के थ्रू बता सकते हैं, वो होती है प्रसार शिक्षा। ओके, इसके अलावा दुग्ध उत्पादकता, मांस उत्पादकता और अंडे की उत्पादकता। इसके अलावा क्या हो गया भाई, अंडे की उत्पादकता के अलावा ऊन उत्पादकता, इन सभी को बढ़ाना। ओके, ये भी एक पॉइंट है। ओके, तो पशुपालन में क्या महत्व हो गया, देखो भाई कि उत्पादकता को किस तरह से बढ़ाया जाए, इसकी भी शिक्षा दें। ओके, मान लीजिए कि अपन ये देख रहे हैं कि दूध जो है वो 4 लीटर है, जबकि अमेरिका में आपने देखा होगा कि बहुत अमेरिकन गायें जो होती है उनका 15-15 लीटर 20-20 लीटर जो होता है वो गाय का दूध होता है। ओके, तो अपन जो है वो उनके या तो बराबर कैसे जाए और या फिर उन जितना दूध का उत्पादन, मांस का उत्पादन वो कैसे बढ़ाएं, अंडे का उत्पादन, ओके, या फिर ऊन जो होती है उसका उत्पादन। तो इसके लिए क्या क्या जो नवीन तकनीकें प्रयोगशाला में उद्भव हो चुकी है, जो ग्रामीण किसानों के पास में नहीं है, उन ग्रामीण किसानों के पास कैसे पहुंचाई जाए, तो यही जो होती है वो होती है शिक्षा। ओके, तो ये कुछ कुछ पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, बाकी आपको नोट्स में भी जो है वो मिल जाएंगे पॉइंट। आपको मोटा मोटा एक आइडिया समझ में आ गया कि एक्सटेंशन एजुकेशन कहां जरूरत पड़ गई। ओके, क्या जरूरत थी कि 9 सब्जेक्ट ही बहुत होते, तुम्हारे एक सब्जेक्ट और बढ़ गया 10वां सब्जेक्ट, वो आपने यहां पर देख लिया कि क्यों जरूरत पड़ी। ओके, खाली इलाज कर दिया वो जरूरी नहीं है, उनके वो पैसे कहां से देंगे भाई,
ठीक है, इलाज करने चले गए, पैसे कहां से देंगे, वो पैसे और कैसे आप बढ़ा सकते हो, उनकी अर्थव्यवस्था जो होती है उसको और कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, यही स्ट्रॉन्ग करने की जो शिक्षा होती है वो क्या होती है, प्रसार शिक्षा होती है। ओके, अगला अपन देखते हैं 10th अगला पॉइंट जो है हम देखते हैं, दो प्रकार की शिक्षा होती है। ओके, दो प्रकार की शिक्षा होती है, एक तो होती है औपचारिक शिक्षा और दूसरी होती है अनौपचारिक शिक्षा। शिक्षा भी दो प्रकार की होती है, ठीक है। तुम ये सोच रहे होंगे कि सर आप भी हमें शिक्षा दे रहे हो, तो क्या ये शिक्षा वैसी ही शिक्षा नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। दो तरह की शिक्षा होती है, एक तो होती है औपचारिक शिक्षा और दूसरी होती है अनौपचारिक शिक्षा। अब औपचारिक कौन सी है? औपचारिक देखो, दिमाग में याद रखना, जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं ये है औपचारिक शिक्षा। ये कौन सी शिक्षा है? औपचारिक शिक्षा। और दूसरी जो किसानों को प्रसार कार्यकर्ता समझा के आएगा, उनके विकास के लिए, उनकी अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए, ये जो शिक्षा होगी वो होगी अनौपचारिक शिक्षा। ओके, मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं वो क्या है, एक निश्चित पाठ्यक्रम से पढ़ा रहा हूं। ओके, कुछ मेरे पास में सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं, जो सरकार द्वारा निश्चित किया गया है। ओके, वहां पर जो है वो कोई सरकार द्वारा कुछ निश्चित नहीं किया गया। उसमें क्या है कि एक जो रुचि होती है, ओके, किसान क्या होते हैं, जैसे दूध उनको क्या है कि वैसे ही बढ़ाना है। ओके, तो दूध कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो ये उनकी रुचि है, ये सीखना कि हमें दूध बढ़ाना। अगर किसानों के ये जाके बोलेंगे कि आपको जो है हम दूध बढ़ाने के टिप्स देते हैं, तो वो ऑफकोर्स लेंगे। तो किस तरह से उनकी रुचि के अनुसार जो है उन्हें शिक्षा दी जाती है। यहां पे थोड़ा सा चेंज आ गया, समझ में आया? मैं जो तुम पढ़ा रहा हूं, तुम्हारी रुचि हो या नहीं हो, मुझे तो पढ़ाना ही है। तो अगर तुम्हें एलएसए का एग्जाम देना है तो फिर तुम्हें पढ़ाना ही है ये चीज, और ये तुम्हें पढ़नी है। ओके, तो ये चीज क्या हो गई, वहां पे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओके, वहां पे कोई निश्चित सिलेबस नहीं है, वहां पे कोई पाठ्यक्रम नहीं है, पाठ्यक्रम के अलग ही चीज है। ओके, इसके अलावा यहां पर क्या होता है, स्कोप सीमित है। ओके, एक निश्चित स्कोप है कि तुम जाकर के एलएसए का एग्जाम दे सकते हो, वहां पे कुछ नहीं है ऐसा, वो जाकर के इसको कहीं भी अप्लाई करे, चाहे अपने घर में करे, चाहे कोई भी करे। ओके, नवीन तकनीकों का वहां पर स्कोप जो है वो अनिश्चित है। यहां पर क्या होता है कि मैं आपको सिखा रहा हूं और आप सीख रहे हो। वहां पे क्या होता है, जो सिखाने वाला है वो भी सीखता है, किसमें, जहां किसानों को कोई सिखा रहा है, और जो दूसरा वाला बंदा होगा वो भी सिखाएगा। क्यों भाई? कैसे? जैसे हम गए कि भाई आप हमसे ये बीज लीजिए, ठीक है, तो आपके 1.5 किलो से 2 किलो तक अनाज हो जाएगा। जबकि मतलब अगर बात करें अपन नॉर्मली कि आपके 1 बीघा से या इतनी जमीन से आपका जहां पहले 1 किलो हो रहा था, वहां पे आपके 1.5 किलो अनाज हो जाएगा। तो वो पूछेगा भाई ऐसा है, ये महंगा पड़ रहा है, हमारा तो 1.5 किलो का ये हो गया। तो वो सीखेंगे इससे, ठीक है, वो सीखेंगे और उनको भी सिखाएंगे, दोनों चीजें होगी। ओके, जबकि यहां पर क्या होता है कि आप जो है, एक जो शिक्षक होता है वो सिखाता है और विद्यार्थी क्या होता है, सीखता है। ओके, तो ये चीजें हैं। इसके अलावा ये जो होती है वो एक संस्थागत शिक्षा है। न्यू उड़ान क्लासेज एक संस्था है और वो क्या कर रही है, संस्थागत शिक्षा दे रही है। वहां पे संस्थागत शिक्षा नहीं है, वो प्रसार शिक्षा है, जिसमें वैज्ञानिकों की चीजें होती है, वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं और उस शिक्षा को किसानों तक पहुंचाया जाता है। तो ये किस प्रकार की शिक्षा हो गई, अनौपचारिक शिक्षा, और मैं जो आपको दे रहा हूं वो है औपचारिक शिक्षा। ओके, तो अपन डिफरेंस देख लेते हैं, मोटा मोटा आपको आइडिया हो जाएगा कि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा जो होती है इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। तो पहला लेते हैं, पहला पॉइंट देखिए, औपचारिक शिक्षा जो होती है उसमें क्या होता है, इसका जो पाठ्यक्रम होता है, दिख रहा है ना आपको, पाठ्यक्रम जो होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। पाठ्यक्रम जो होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। और इसमें जो होता है वो पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का मतलब समझ रहे हो ना, कोई मतलब जो सिलेबस होता है। ओके, तो ये पाठ्यक्रम इसमें क्या होगा, अनिश्चित होगा, अनिश्चित होता है, कोई जरूरी नहीं है, कहीं से भी आ सकता है। ओके, पाठ्यक्रम अनिश्चित होता है। ओके, यहां पे जो पाठ्यक्रम होता है वो पाठ्यक्रम जो होता है वो किसके अनुसार होता है, सरकार के अनुसार, सरकार की रुचि के अनुसार जो होता है। वो सिलेबस जो होती है वो कौन डिसाइड करता है, सरकार डिसाइड करती है। और इसमें क्या होता है, किसानों की या जो सीखने वाला होता है उसकी रुचि के अनुसार जो है शिक्षा दी जाती है।
अगर कोई बोल देगा नहीं भाई हमें तो खेती ही नहीं करनी या हम तो पशुपालन करते ही नहीं है, तो उसको अपन जबरदस्ती थोड़ी सिखाएंगे। तो पशुपालक जो अगर गाय भैंसों का पालन कर रहा है तो उसको अपन गाय भैंसों के बारे में जाके बताएंगे, जो भेड़ पालन कर रहा है उसको भेड़ पालन के बारे में बताएंगे, जो मुर्गी पालन कर रहा है उसको मुर्गी पालन के बारे में बताएंगे। तो सिंपल सा ये चीज हो गया कि यहां पर तो सरकार अपनी मनमर्जी चलाएगी कि नहीं भाई एलएसए वालों को एक्सटेंशन पढ़ना है तो पढ़ना ही है, चाहे तुम कुछ भी करो एक्सटेंशन तो तुम्हें पढ़ना ही है। लेकिन यहाँ पे वो तो बोल देगा भाई हमारे क्या जरूरत है, हम क्या करेंगे भाई ये मेडिसिन पढ़ के गाय नहीं पढ़ के, हमें तो ये बता दे कि दूध 5 लीटर आ रहा है उसका 7 लीटर कैसे करना है। तो इसमें रुचि क्या हो गई, किसानों की रुचि है। ओके, इसमें अपनी कोई रुचि नहीं है, और अपने में जो होती है औपचारिक में वो क्या होती है, सरकार की रुचि के अनुसार होता है। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, देखिए इसमें जो स्कोप होता है वो क्या होता है, सीमित होता है। स्कोप जो होता है वो क्या होता है, सीमित होता है। और इसमें क्या होगा, स्कोप जो होगा वो असीमित होगा, असीमित होता है। अब स्कोप का मतलब समझ आ रहा है, ठीक है। ये पढ़ के तुम एलएसए बन सकते हो, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, आईएएस नहीं बन सकते, कलेक्टर नहीं बन सकते, ठीक है ना। तो ये पढ़ के कौन सा कलेक्टर बन जाएंगे, ये सोच रहे हो ना, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन स्कोप असीमित का मतलब ये जाकर के इसकी दुकान भी लगा सकता है, ये जाके और भी चीजें कर सकता है, ठीक है, इसमें जाकर के और प्रयोग भी कर सकता है, ठीक है। तो सिंपल सा हो गया कि इसमें ऐसा नहीं है कि एक फिक्स स्कोप ही है, ओके, एक फिक्स चीज ही अपन को करनी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें अपन को ये है कि एलएसए है तो गुद्दे ही मारने हैं, ठीक है, जानवरों के जाकर के इंजेक्शन ही लगाने हैं, ठीक है। तो इसमें स्कोप जो होता है वो सीमित होता है, इसमें कोई तरह का स्कोप नहीं है, अलग ही पूरा, ओके। स्कोप जो होता है वो असीमित होता है, ओके। अगला देखिए, चौथा पॉइंट हम देख लेते हैं। इसमें जो सीखने वाले होते हैं, सीखने वाले निश्चित आयु वर्ग के होते हैं, निश्चित आयु वर्ग के होते हैं। निश्चित आयु वर्ग के होते हैं, जबकि इसमें कोई निश्चित आयु वर्ग नहीं होता, निश्चित आयु वर्ग नहीं होता। पॉइंट नोट करते रहना, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है, अच्छे से समझा भी रहा हूं मैं हर पॉइंट को, ओके। क्या बताया मैंने यहां पर कि भाई यहां पर जो सीखने वाला होगा, ठीक है, जो सीखने वाला, जैसे मैं तुम पढ़ा रहा हूं तो तुम सब कौन से ईयर के हो, जैसे या फिर 18 के, 20 के, 22 के, 24, 25 के, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कोई 65 साल का भी बैठा है कि एलएसए मैं भी पढ़ रहा हूं, नहीं है ना। तो एक निश्चित आयु वर्ग है कि भाई 18 या 15 से लेकर के अपन 25-30 तक मान सकते हैं। लेकिन यहां पर बच्चा भी सीख सकता है, जवान भी सीख सकता है, बुढ़ा भी सीख सकता है, और कोई भी सीख सकता है, चाहे महिला सीख सकती है, डोकरी सीख सकती है, कोई सीख सकता है, ठीक है। तो प्रसार शिक्षा जो है वो स्कूल के बाहर की शिक्षा है, ये स्कूल के अंदर की शिक्षा है, ओके। स्कूल के अंदर की शिक्षा में अगर पहली क्लास का बच्चा है तो वो क्या है, पहली क्लास की चीजें ही पढ़ेगा, वो जाकर के ये खेती कैसे करते हैं ये नहीं पढ़ सकता। तो औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में एक मोटा मोटा अंतर तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए, ओके। अगला देखिए, अगला जो 5वां पॉइंट है वो अपन देख लेते हैं। 5वां पॉइंट यहां पर क्या है कि ये होती है वन वे प्रोसेस। ये कौन सी प्रोसेस है, वन वे प्रोसेस है, ओके। और ये वाली जो प्रोसेस होती है वो 2 वे प्रोसेस है। अब वन वे प्रोसेस और 2 वे प्रोसेस, इस लाइन को भी समझ लो। वन वे प्रोसेस का मतलब मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, तुम मुझे नहीं सिखा रहे, ठीक है। कैमरे से बाहर तो वैसे भी नहीं आ सकते तुम, ठीक है। और दूसरी चीज है कि अगर क्लासरूम में भी होते हैं, ऑफलाइन क्लासरूम में, तो ये होता कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ओके। तुम एक बार के लिए ये समझते हो कि हम विद्यार्थी हैं और तुम जो हम टीचर है और तुम विद्यार्थी हो, यही समझते हो, ओके। तो ये चीजें यहां पर नहीं होती। यहां पर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जो सीखने वाला होगा वो भी क्या होगा, सीखने ही जाएगा, और सिखाने वाला होगा वो भी। ये दोनों जो होते हैं इसमें क्या होते हैं कि दोनों सीखते हैं। जो सीखने वाला होगा वो भी और सिखाने वाला होगा वो भी, दोनों जो होते हैं वो सीखते हैं कि नवीन तकनीक क्या है, ओके। तो ये होती है प्रसार शिक्षा और ये होता है औपचारिक शिक्षा, ठीक है। इसमें एक दो और पॉइंट है वो और देख लेते हैं। 6 पॉइंट देखिए, इसमें 6 पॉइंट है कि इसमें सीखने
सिखाने वाले के पास जाता है। अब तो ऑनलाइन का जमाना हो गया इसलिए घर आ जाती है सब चीजें। बाकी होता क्या है कि विद्यालय में, स्कूल में क्या होता है, जो सीखने वाला होगा वो सिखाने वाले यानी स्कूल के पास जाता है। ओके, लेकिन यहां पर क्या होता है, उल्टा सिस्टम है। यहां जो सिखाने वाला होगा, ओके, यहां पे जो सिखाने वाला होगा, सिखाने वाला सीखने वाले के पास जाता है। उल्टा सिस्टम है, सिखाने वाला सीखने वाले के पास जाता है, सीखने वाले के पास जाता है। और क्यों जाता है ये और समझ लीजिए, क्योंकि उसको अपनी नवीन तकनीक जो है उसके बारे में जो है बताना है। ओके, अपनी नवीन तकनीक के बारे में जो है किसको बताना है, सीखने वाले यानी किसानों को बताना है। तो मैं जा रहा हूं भाई किसानों के पास में, ठीक है, किसान सीख रहे हैं और मैं उनके पास जा रहा हूं, तो सिखाने वाला सीखने वाले के पास जाता है, जबकि यहां पे विद्यार्थी जो है वो टीचर के पास आता है। तो ये भी एक मोटा मोटा अंतर हो गया। इसके अलावा देखिए सातवां जो पॉइंट है यहां पर वो क्या है कि ये जो शिक्षा होती है वो एक संस्थागत शिक्षा होती है। वो क्या होती है, संस्थागत शिक्षा होती है, संस्थागत शिक्षा होती है। जबकि ये शिक्षा क्या होती है, प्रसार शिक्षा होती है। ठीक है, ये क्या होती है, प्रसार शिक्षा होती है, और ये क्या होती है, संस्थागत शिक्षा होती है। ओके, संस्थाओं में पढ़ाने वाला औपचारिक शिक्षा और प्रसार शिक्षा जो होती है वो अनौपचारिक शिक्षा। ओके, तो वापस आपके पास में पॉइंट देख लीजिए, बहुत अच्छे समझ में आ जाना चाहिए। और अगर नहीं समझ में आए तो दिमाग में रखो, सिंपल सी चीज, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो औपचारिक है, मैं जो पढ़ा रहा हूं तुम्हें वो औपचारिक है। लेकिन अगर किसान के पास जाकर के एज ए एलए से, मान लो तुम एलए से तुम्हारी नौकरी लग गई, भगवान करे बढ़िया जगह नौकरी लग जाए, ठीक है, और वहां पे किसान भी अच्छे हो, और आप लोग जो है वो जाओ उनके पास में और ये बोलो कि भाई तुम्हारे पास में अगर मान लो हॉलस्टीन ब्रीड की गाय है, अमेरिकन ब्रीड हॉलस्टीन फ्रीजन एचएफ जो है वो गाय है, और उसका 8 लीटर तुम्हारे दूध आता है एक टाइम में, जबकि अमेरिका में तो 20-22 लीटर दूध आता है। तो कमी क्या है तेरे में, है ना? तो तुम क्या करोगे, उसे बताओगे कि तुम कैल्शियम खिलाओ इसको, ठीक है, कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम, ये तीनों चीजें बढ़िया खिलाओ। ये तुम्हें पता है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस से दूध की मात्रा जो है वो एचएफ में बढ़ जाती है। ज्यादा कैल्शियम खिलाओगे ना, क्योंकि दूध में क्या होता है, कैल्शियम ही होता है मेनली, ओके, और संकुचन के लिए भी जरूरी होता है। तो आप कैल्शियम उसको ज्यादा खिलाओ, जितना कैल्शियम दोगे उतना उसका दूध बढ़ेगा। तो आप उस टाइम क्या हो जाओगे, एक प्रसार शिक्षा निदेशक या प्रसार शिक्षा कार्यकर्ता हो जाओगे। ओके, और जो सीखने वाला है वो किसान हो जाएगा, और किसान की अर्थव्यवस्था, अब पहले जब उसका 10 लीटर दूध हो रहा था अब 20 हो गया है या 15 भी हो गया है, तो वो क्या हो गया, उसमें उसकी अर्थव्यवस्था में सुधार हो गया। और यही शिक्षा जो है वो प्रसार शिक्षा है। अब भी अगर दिमाग में नहीं आया तो फिर क्या आएगा, बहुत तुम्हें खुद को एक एग्जाम्पल लेकर के रख लोगे तो आराम से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या होती है प्रसार शिक्षा। अब हम पे वो विश्वास कैसे करें कि सर चलो हम एज ए एलए से बन गए, ओके, तो हम उसे कैसे विश्वास दिलाएं, क्या एक सिद्धांत होते हैं प्रसार शिक्षा के कि भाई वो अपने पे विश्वास करके वही चीज ले ले। ओके, तो प्रसार शिक्षा के 2 सिद्धांत होते हैं, उसके बारे में जो है हम बात करते हैं। प्रसार शिक्षा के सिद्धांत, क्या बता रहा हूं मैं, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत के बारे में देख लेते हैं। प्रसार शिक्षा के सिद्धांत, ओके, तो 2 सिद्धांत होते हैं प्रसार शिक्षा के। एक तो क्या होता है कि वो सीखेंगे विश्वास करके, ओके, ओके, पहली चीज सुनना, लर्निंग, ओके, लर्निंग इज बिलीविंग, ओके, क्या है पहला पॉइंट ध्यान रखना यहां पर, ओके, विश्वास करके सीखेंगे आप पे। पहला पॉइंट क्या है, विश्वास करके सीखना, पहला पॉइंट है विश्वास करके सीखना, और दूसरा पॉइंट है देखकर विश्वास करना। ये 2 पॉइंट जो है ये कोई प्रसार शिक्षा कार्यकर्ता के पास में होने चाहिए। मतलब क्या हो गया भाई, आपने ये बोल दिया, अब मान लो आप एज ए एलए से जो है आपको कैल्शियम का प्रोडक्ट बेचना है, आपने जो है बढ़िया कैल्शियम बनाया, अब आप कैसे बेचोगे किसानों को,
ठीक है, कैसे किसानों को बताओगे भाई उसका क्या फायदा है और क्या घाटा है। तो उनको क्या करोगे कि भाई मैंने है ना उसको दिया भाई 5 किलो का, ठीक है, उसकी गाय जो थी वो 10 लीटर दूध दे रही थी पहले, इसके बाद में उसकी 15 लीटर देने लग गई। तो वो क्या करेगा, उसको देखेगा, ठीक है। एक तो क्या होगा, पहले विश्वास करके सीखना, पहले तो आप पे विश्वास करेगा इसलिए वो सीखेगा। ओके, लर्निंग बाय बिलीविंग, पहला पॉइंट क्या हो गया, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लर्निंग बाय बिलीविंग, लर्निंग बाय बिलीविंग। ओके, और दूसरा पॉइंट मतलब आप पे विश्वास करके वो क्या कर रहा है, सीख रहा है उस चीज को कि हाँ हम भी ले लेते हैं उपयोग में। और दूसरा क्या होगा, यहां पर देखकर विश्वास करना, जैसे ही वो देखेगा कि हाँ ये चीज हुई है तो आपके उस प्रोडक्ट पे, आपकी उस शिक्षा पे वो क्या करेगा, विश्वास करेगा। तो ये 2 पॉइंट जो है वो प्रसार शिक्षा के लिए जरूरी है, विश्वास के लिए जरूरी है। अगर आप किसानों के विश्वास पर खरे नहीं उतर पाए तो वो प्रसार शिक्षा का फिर कोई मतलब ही नहीं है। ओके, तो आपकी जो तकनीक होती है या जो नवीन तकनीकें होती है, ठीक है, उसका इतना तो मतलब प्रभाव होना चाहिए कि वो किसान जो है उसको उपयोग कर सके। ओके, तो ये हो गया प्रसार शिक्षा का सिद्धांत। तो पहले मैंने आपको बता दिया प्रसार शिक्षा की परिभाषा, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा, और अब मैंने आपको बता दिया प्रसार शिक्षा का सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। ओके, तो पूरे भारत में यदि हम बात करें, राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में पूरे भारत का 10% मांस का उत्पादन किया जाता है और 10% दूध का उत्पादन पूरे भारत का राजस्थान में किया जाता है। इसके अलावा पूरे भारत में से राजस्थान में 35% ऊन का उत्पादन किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे भारत में राजस्थान का जो जीडीपी में योगदान है वो 11% है। ओके, ये चीजें आपको, चारों चीजें याद रखनी है। क्या बताया मैंने आपको, ये पॉइंट जरूरी है कि राजस्थान का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राजस्थान का 10% दुग्ध उत्पादन जो है, पूरे भारत का जो है दुग्ध उत्पादन राजस्थान में होता है। ओके, राजस्थान इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत का 10% दुग्ध उत्पादन राजस्थान में। ओके, और 10% मांस का उत्पादन जो है वो भी क्या होता है, राजस्थान में होता है। ओके, 10% दूध का उत्पादन, 10% मांस का उत्पादन। इसके अलावा पूरे भारत का 35% तक जो है वो ऊन का उत्पादन जो है वो भी क्या होता है, राजस्थान में होता है, 35%। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है पूरे भारत की जीडीपी में। ओके, भारत की जीडीपी में यदि हम बात करें, पूरे भारत की जीडीपी में 11% जो है, पूरी भारत की जीडीपी में 11% जो है वो योगदान किसका है, राजस्थान का है। योगदान राजस्थान की पशुपालन और जो ग्रामीण का जो होता है यानी पशुपालन और एग्रीकल्चर का है। ओके, 11% तक पशुपालन जो है वो 11% तक जीडीपी में योगदान देता है, पूरे भारत की जीडीपी का। ओके, ये बहुत बड़ी चीज है। ओके, तो ये आपको पॉइंट्स जो है इसमें याद रखने हैं। तो प्रसार शिक्षा के बारे में आपने मोटी मोटा आपको समझ में आ गया। अब ये पढ़ेंगे कि किस तरह से कौन कौन सी ऐसी विधियां होती है जिस विधियों से ये प्रसार शिक्षा जो है वो प्रसार कार्यकर्ता से कहां तक पहुंचती है, किसानों तक पहुंचती है। तो उन विधियों के बारे में उनके नाम जो है वो, तो अब हम देख लेते हैं कि एक्सटेंशन यानी कि प्रसार शिक्षा जो है वो किस तरह से, कौन कौन सी विधियों से जो है वो किसानों तक पहुंचाई जाती है। तो पहला उसमें देखिए, पहली जो विधि है वो है जनसंपर्क। पहली जो विधि है, किसकी विधि है ये, जनसंपर्क पहली विधि है। ओके, किसकी है, प्रसार शिक्षा की। प्रसार शिक्षा की जो विधि है उसमें पहली विधि कौन सी है, जनसंपर्क विधि। ओके, दूसरी विधि है सभा। जनसंपर्क क्या हो गया, लोगों तक घर घर जाकर के जो है वो हम संपर्क करें। ओके, लोगों के घर घर जाकर पहुंचाना क्या हो गया, जनसंपर्क। दूसरा यहां पर क्या हो जाएगा भाई, सभा। दूसरा क्या हो जाएगा, सभा। तीसरा हो जाएगा प्रदर्शन। ओके, तीसरा क्या हो जाएगा यहां पर, प्रदर्शन। ओके,
चौथा देखिए समूह चर्चा। चौथा क्या हो गया? समूह चर्चा। पांचवा पॉइंट, इन सबके बारे में अपन विवरण लेंगे, पहले सिर्फ पॉइंट पॉइंट देख लीजिए। जनसंपर्क नाम से ही वैसे सब पता चल रहा है, फिर भी इसके बाद में अलग से अपन पॉइंट लेंगे। समूह चर्चा, पांचवा जो पॉइंट है यहां पर वो है दृश्य साधन, साइट सीइंग। छठा पॉइंट अपन लेते हैं मेला तथा प्रदर्शनी। मेला तथा प्रदर्शनी, ओके। सातवां पॉइंट अपन लेते हैं यहां पर प्रतियोगिता। आठवां पॉइंट है प्रकाशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिकेशंस। और 9th पॉइंट और आपके क्वेश्चंस जिससे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और 100% जो क्वेश्चंस की गारंटी है, दो क्वेश्चंस की गारंटी, वो है एवी साधन सामग्री, या इसको बोलते हैं प्रसार सामग्री। एवी प्रसार सामग्री 100% दो क्वेश्चन कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक से 100% क्वेश्चन कह रहा हूं। बाकी में से मैं किसी का क्वेश्चन नहीं कह रहा, लेकिन इसका 100% कह रहा हूं कि एवी प्रसार सामग्री में से दो क्वेश्चन आने हैं और दो नहीं आते हैं। अभी तक तो दो ही आए हर एग्जाम में, लेकिन अगर नहीं आया दो तो एक तो 100% आना है, ओके। तो ये टोटल आपके पास में प्रसार शिक्षा के हैं। इसके बारे में बता देता हूं सिंपल सा। जनसंपर्क मतलब लोगों के घर घर जाकर मिलना। सभा मतलब क्या हो गया कि ग्राम सभा बुला ली, गांव वालों को एक जगह इकट्ठा कर लिया, भेड़ा कर दिया, और इनके बाद में जो भी अपने बारे में मन में जो भी मतलब चीजें, भाई ये चीज करो, वो चीज करो, अनाज उससे उगाओ, या किसानों को जैसे ही मोटिवेट कर सकते हो वो कर दिया। प्रदर्शन, प्रदर्शन में क्या होता है भाई, लोगों के सामने प्रदर्शन करो कि उस चीज से ये होता है, तब वो देख करके सीखेंगे। चौथा है समूह में चर्चा। 5-10 जने इकट्ठे हो गए और बात करने लग गए, भाई ये चीज अच्छी है, ये चीज खराब है, ओके। पांचवा हो गया दृश्य साधन, उनको दिखाने ले जाओ कि भाई ये तू देख, तुझे लगेगा कि भाई हाँ हो रहा है, कुछ चीज अच्छी है, नवीन तकनीक है, ओके। अगला है कि मेला तथा प्रदर्शनी। मेला तथा प्रदर्शनी जो होती है वो लगते रहते हैं, पशु मेले लगते रहते हैं। पशु मेले जो होते हैं उनमें पशुओं को खरीदते रहते हैं, उन्नत किस्मों के, अलग अलग किस्मों के पशु मेले लगते हैं। प्रतियोगिता कराओ, जिससे ये पता चलता है लोगों में क्या होता है, एक होड़ बढ़ती है और अच्छा करने की जो है वो कुछ अच्छा जो चीजें होती है वो करने की प्रतियोगिता बढ़ती है। अगला है प्रकाशन, लोगों तक कुछ ऐसे, अब ये चीज जो है दोनों चीजें वो थोड़ी सी क्या है नवीन तकनीकों में आ गई। प्रकाशन मतलब पन्ने छाप छाप के देना, ठीक है, अखबारों में, या उनको ऐसे पेपर देना, कागजी काम। अब किसान हालांकि जो एजुकेशन वाला है वही पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन लोगों को पेपर से पढ़ाना ताकि भाई ये चीजें सीख सके। और नेक्स्ट और लास्ट है प्रसार सामग्री, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाला, और इसमें मैंने 2018 और 16 के पेपर में बताया भी था। दृश्य मतलब देखना, श्रव्य मतलब सुनने वाली, और दृश्य श्रव्य मतलब सुनने और देखने वाली तीनों चीजें हो, ठीक है। तो इस प्रकार से मोटा मोटा ये जो है ये आइडिया है कि किस तरह से प्रसार कार्यकर्ता जो है वो किसानों तक अपनी बात को पहुंचाएगा अगले लेक्चर में, ओके। इस लेक्चर के लिए यही रोकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।